आज सबसे पहले हम आपको एक बहुत ही विशेष, बहुत ही खास तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो आज पूरे देश में वायरल है। इस तस्वीर में चीन के ड्रैगन के सामने क्रोधित मुद्रा में भगवान श्री राम हैं और वो धनुष और बाण के साथ ड्रैगन का वध करने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये भारत से नहीं बल्कि ताइवान से आई है, लेकिन भारत में इस समय ये तस्वीर वायरल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस तस्वीर की गंभीरता को समझते हैं? इस तस्वीर में भी श्री राम है और संदेश साफ है कि अब पूरे देश को उस चीन से लड़ना है जिसने हमारे संयम और हमारी विनम्रता की परीक्षा ली है। और अब समय आ गया है कि इस अहंकारी ड्रैगन को श्री राम का देश अपनी शक्ति दिखाए। इस तस्वीर का सीधा संदेश यही है कि चीन के साथ ये लड़ाई सिर्फ सेना की नहीं है, ये लड़ाई अकेले सरकार की भी नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है, ये लड़ाई पूरी सभ्यता की है, हमारे संस्कारों की है। आपको रामायण का वो प्रसंग जरूर याद होगा जिसमें श्री राम की सेना लंका पहुंचना चाहती थी, लेकिन समुद्र उन्हें रास्ता नहीं दे रहा था। भगवान श्री राम ने समुद्र से 3 दिन तक निवेदन किया और बहुत इंतजार भी किया, लेकिन जब समुद्र ने भगवान श्री राम के विनम्र निवेदन को भी माना नहीं तो भगवान राम क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से समुद्र घबरा गया था और फिर समुद्र उनके सामने झुक गया और श्री राम के लंका जाकर उन्होंने रावण का वध करने का मार्ग उनका प्रशस्त हो गया था। यही भावना आज पूरे देश की है। भारत ही अकेला एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। भारत ने कभी किसी देश की जमीन हड़पी नहीं। हमने सीमा की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का हमेशा सम्मान किया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह तस्वीर ताइवान के एक प्रमुख अखबार ताइवान टाइम्स ने बहुत प्रमुखता से प्रकाशित की है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को चीन का हिस्सा नहीं मानता। चीन ताइवान को भी डरा धमका रहा है, लेकिन ताइवान की हिम्मत देखिए आप कि ताइवान जैसा छोटा देश है लेकिन चीन के सामने वो झुकने को तैयार नहीं है। ताइवान को डराने के लिए लड़ाकू विमान चीन लगातार भेज रहा है, लेकिन ताइवान डरा नहीं, उसने चीन के लड़ाकू विमानों को भी खदेड़ दिया। सवाल अब इस बात का है कि क्या अब भारत के लिए चीन पर नई नीति बनाने का समय आ गया है जिसमें वो चीन के खिलाफ ताइवान जैसे देशों का खुला समर्थन करे? और क्या अब हिंदी चीनी भाई भाई की जगह हिंदी चीनी बाय बाय कहने का समय आ गया है? और अगर आप खुद ये सोचते हैं जो हम आपको कह रहे हैं कि भारत को अब चीन को बाय बाय कह देना चाहिए, तो आप आज इस हैशटैग पर ट्वीट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग हिंदी चीनी बाय बाय, यानी हिंदी चीनी भाई भाई का समय समाप्त हुआ और हिंदी चीनी बाय बाय का समय अब शुरू होता है आज से। यहां इस तस्वीर से जुड़ी एक और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। यह तस्वीर हांगकांग में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और इस तस्वीर को भारतीय मूल के ही एक डिजाइनर ने 24 घंटे में तैयार किया है और हांगकांग से होते हुए यह तस्वीर ताइवान पहुंच गई। ताइवान में यह प्रकाशित हुई और ताइवान से ये भारत आ गई और अब ये जी न्यूज के जरिए आप लोगों तक पहुंच रही है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन वो सही समय पर अपने बल का प्रयोग करना भी जानते थे। जो सच्चा वीर होता है उसे चुनौतियों से डर नहीं लगता और वो पुरुषार्थ के दम पर आखिरकार विजय हासिल कर ही लेता है। इसी वीरता पर आज हमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। इस कविता का शीर्षक है वीर और इसमें दिनकर लिखते हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये आज के भारत पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। भारत इस समय एक ऐसी ही विपत्ति का सामना कर रहा है और यह विपत्ति चीन के विश्वासघात से पैदा हुई है। भारत के जो सूरमा सरहदों पर चीन को उसकी भाषा में जवाब दे रहे हैं वो जरा भी विचलित नहीं है, लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो चीन के नेताओं को अपना वैचारिक पूर्वज मानते हैं। चीन को चोट पहुंचते ही ये लोग अपना धीरज खोने लगते हैं और विचलित हो जाते हैं। असल में ये भारत के लोगों की जो पसंद है जो उन्होंने 2019 के चुनाव में की थी, उस पसंद से इतने विचलित हैं, इतने परेशान हैं। भारत के लोगों ने वोट देकर जिस सरकार को चुना उस सरकार के हर दुश्मन को ये लोग
अपना दुश्मन मान लेते हैं और इस पूरे क्रम में ये देश के दुश्मनों को भी अपना दोस्त मान लेते हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपनी नफरत के चलते ये लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चीन जो कुछ कर रहा है वो किसी एक पार्टी या सरकार के खिलाफ नहीं, पूरे देश के खिलाफ कर रहा है। इसलिए ऐसे तमाम लोगों को यह समझना होगा कि चीन की लड़ाई भारत से है, भारत देश से है, राष्ट्र से है और उस देश के 137 करोड़ लोगों से है। आज हम चीन के षड्यंत्र की पोल खोलने के साथ साथ भारत में बैठकर भारत की ही राह में कांटे बिछाने वाले इन लोगों का भी पर्दाफाश करेंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि आज दिन भर इस मुद्दे पर क्या क्या हुआ है, क्योंकि जैसा हमने कल आपको बताया था, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं, ये बात हम भूल नहीं सकते, इसे माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए इस पर कुछ ना कुछ तो भारत को करना ही होगा। भारत दुनिया की बड़ी शक्तियों में से एक है, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। इसलिए इस चीन की इस दुस्साहस को माफ तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब बड़ी बात यह है कि भारत को क्या करना चाहिए, इसी पर हम आज आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आज यह हुई है कि इस मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया, जिसमें उन्होंने देश को यह भरोसा दिलाया है कि सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत के लिए उसकी एकता और अखंडता सबसे महत्वपूर्ण है। भारत शांति चाहता है, लेकिन किसी भी उकसावे का मुंह तोड़ जवाब देने में भी वो सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें आज मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण पर एक बैठक के दौरान कही और इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। सबसे पहले आप यही सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को, आप सबको क्या भरोसा दिलाया है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। ये प्रधानमंत्री के बहुत मजबूत शब्द हैं और बहुत मजबूत संदेश है। आपको याद होगा जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, तब भी प्रधानमंत्री के यही शब्द थे और फिर उसके बाद पाकिस्तान में बालाकोट में जो कुछ हुआ वो आप सबको याद होगा और पाकिस्तान को तो और भी अच्छी तरह से याद होगा। वैसे एक बात यह भी है कि हाल ही में जो कुछ हुआ भारत और चीन के बीच, उसमें जो एक देश है जो सबसे ज्यादा खुश है भारत के 20 जवानों के शहीद होने पर, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत खुश है और पाकिस्तान के समर्थन वाली जो टुकड़े टुकड़े टीम है और जो सबूत गैंग है जो हमारे देश में रहता है, वो भी बहुत प्रसन्न है इस बात को लेकर। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी जब उन्हें यह पता चला कि हमारे इतने सारे जवान वहां शहीद हो गए हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि 43 जवान चीन के भी मारे गए हैं, तब उनकी यह मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। एक महत्वपूर्ण अपडेट यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर 19 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सभी राजनीतिक पार्टियों की राय जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें चीन के बारे में सरकार के फैसलों से अवगत कराएंगे।
इसके अलावा चीन के साथ सीमा विवाद पर आज भी दिन भर बड़ी बड़ी बैठकों का दौर चलता रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अलावा थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों के साथ बैठक की। इसके बाद रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मिलने और उन्होंने प्रधानमंत्री को भी भारत की तैयारियों के बारे में पूरा अपडेट दिया और जो आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ के साथ जो उनकी बैठकें हुई हैं और सीडीएस के साथ जो बैठक हुई है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री हर रोज अब रक्षा मंत्री से पूरी जानकारी ले रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री हर रोज ये पूछ रहे हैं कि क्या तैयारी की जा रही है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से आज बात की। इस बातचीत से पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में गलवान वैली को चीन का हिस्सा बताया। गलवान घाटी, जहां पर भारत और चीन के बीच में संघर्ष हुआ था सेनाओं के बीच में, उस जगह को चीन अपना इलाका बता रहा है। इस बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को यह धमकी दी है और कहा है कि भारत में कुछ लोग सोचते हैं कि भारत की सेना चीन की सेना से ज्यादा मजबूत है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक यह गलत धारणा है और यह बात व्यावहारिक नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी करके यह दावा किया है कि चीन की सेना ने हाल ही में ऊंचे पहाड़ों पर और ऐसे इलाकों पर एक युद्ध अभ्यास किया है जिसमें टैंक, मिसाइल और लंबी दूरी की तोपों का भी इस्तेमाल किया गया है। और इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी प्रोपेगेंडा वीडियो की तस्वीरें हैं जो ग्लोबल टाइम्स ने आज जारी की हैं, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चीन की सेना इस समय लद्दाख के आसपास के इलाकों में युद्धाभ्यास कर रही है और चीन की सेना को वहां पर तैनात कर दिया गया है। ये वीडियो असल में उन्होंने भारत को डराने के लिए शूट किया है और फिर उसे जारी किया गया है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स के जो लोग हैं जो चीन के इस प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं, चीन की तरफ से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें हम ये बता दें कि वो भी ये जानते हैं कि भारतीय सेना दुनिया की टॉप 5 सेनाओं में आती है और अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ तो भारत की सेना चीन की सेना पर बहुत भारी पड़ेगी। उन्हें हम ये भी बता दें कि चीन की सेना वीडियो शूट करने के लिए बहुत अच्छी है, वीडियो गेम्स खेलने के लिए बहुत अच्छी है, चीन की सेना इस तरह की मॉडलिंग करने के लिए बहुत अच्छी है और वो एक्सपर्ट हैं वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अगर जमीन पर लड़ाई हो गई और वो कन्वेंशनल वॉर हुआ इसी इलाके में तो चीन की सेना की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। ये एक आउट ऑफ प्रैक्टिस सेना है जिसने वर्षों से कोई युद्ध लड़ा नहीं है। जो आखिरी युद्ध इन्होंने वियतनाम के साथ लड़ा था उसमें इनकी बहुत बुरी हार हुई थी। इसलिए ये जो सेना है ये लड़ने वाली सेना नहीं है, ये सिर्फ दिखाने वाली सेना है और इस सेना का भी इस्तेमाल चीन की सरकार सिर्फ अपने लोगों को डराने के लिए करती है। इसलिए इसका रोल उतना ही होना चाहिए। चीन के लोग भले ही इससे डर जाएं, लेकिन भारत की सेना और भारत के लोग इस तरह के नकली वीडियोस से डरने वाले नहीं हैं। आज ही अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि गलवान घाटी में हुई इस हिंसक झड़प में चीन के 35 सैनिकों की मौत हुई है या फिर ये घायल हुए हैं। यानी चीन की तरफ से 35 कैजुअलिटीज हुई हैं। ये उस सबूत गैंग को जवाब है जो इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहता था कि भारत ने चीन की हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और कैजुअलिटीज जो हैं वो दोनों तरफ से हुई हैं। आपने ये भी देखा होगा कि चीन ने भी अभी तक अपने लोग जो मारे गए हैं उनकी संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा है। चीन ने ये तो मान लिया कि हिंसक झड़प हुई है दोनों देशों के बीच में। चीन ये भी कह रहा है कि गलती भारत की है। चीन ये कह रहा है कि भारत की जो सेना है, भारत के सैनिक उनके इलाके में जबरदस्ती घुसे थे इसलिए ये झड़प हुई है। यानी पूरा दोष उन्होंने भारत के ऊपर और हमारे सैनिकों के ऊपर डाल दिया। लेकिन चीन ने एक बार भी अभी तक ये नहीं बताया कि इस झड़प में उनके कितने लोग मारे गए हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी उसमें यह बताया गया था कि चीन की तरफ से 43 कैजुअलिटीज हुई हैं। इनमें मरने वाले और गंभीर रूप से घायल लोग हैं। कितने मरे हैं, कितने गंभीर रूप से घायल हुए हैं यह पता लगाना इस वक्त किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 35 लोग
35 कैजुअलिटीज इसमें चीन की तरफ से हुई हैं। लेकिन चीन वो देश है जिसने कोरोना वायरस से कितने लोग मारे गए उसके बारे में भी पूरी दुनिया को पता नहीं चलने दिया, तो वो अपने लोग जो मारे गए हैं उसके बारे में कैसे दुनिया को बताएगा। लेकिन जो लोग खुशियां मना रहे हैं हमारे ही अपने देश में, तो उनको हम बता दें कि अगर आपको अमेरिका पर भरोसा है तो आप ये मानकर चलिए कि उनके 35 लोग गए, और अगर आपको अपने देश के सूत्रों पर भरोसा है तो ये मानकर चलिए कि चीन के 40 से 50 जवान उन्होंने गंवा दिए हैं। इसलिए अगर बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि चीन ने घर में घुसकर मारा है, तो वो ये जान लें कि घर में घुसकर उन्होंने नहीं बल्कि हमने मारा है। कुछ दिन पहले चीन ने गलवान घाटी से पीछे हटने का वादा किया था, लेकिन चीन ने न सिर्फ अपना यह वादा तोड़ दिया बल्कि 1962 के युद्ध के बाद भारत के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात भी किया, और चीन अब भी भारत को धोखा देने की फिराक में है। ये वही इलाका है जो हम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर यह हिंसक झड़प हुई थी। सैटेलाइट से ली गई ये एक ताजा तस्वीर है। इससे साफ होता है कि भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद ली गई ये तस्वीर है। इसमें चीन की सेना की करीब 200 गाड़ियों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास देखा जा सकता है, और यही वो जगह है जहां 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। एक बार फिर मैं आपको करीब से इस तस्वीर को दिखाना चाहता हूं। यह सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीर है, उसी इलाके की है जहां पर यह हिंसक झड़प हुई थी। आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, आपको कभी मौका भी नहीं मिलेगा, आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह के टेरेन में और किस तरह के हालात में इस तरह के संघर्ष हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस झड़प के बाद चीन और भारत की सेना ने पीछे हटने पर सहमति जताई थी और दोनों देशों ने इस इलाके में तनाव को कम करने की बात कही थी। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन अब भी इस इलाके में डटा हुआ है, और इसलिए चीन की किसी भी बात पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय सेना के जवान गलवान नदी पार करके उस विवादित इलाके में पहुंचे जहां चीन ने कब्जा किया हुआ था, और चीन ने वहां पर अपनी एक टेम्परेरी पोस्ट बना ली थी। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने का वादा कर चुकी थी, इसलिए भारत की सेना के जवान ये सुनिश्चित करने गए थे कि चीनी सेना अपने वादे पर अमल कर रही है या नहीं। लेकिन इसी दौरान चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों पर हमला बोल दिया। ये बात शाम की है, शाम को ये हमला बोला, और ये जो संघर्ष है ये आधी रात तक चलता रहा, बिल्कुल अंधेरे में, और सैनिकों के बीच पत्थर, लाठी, डंडों और लोहे की रॉड्स के साथ मारपीट शुरू हुई। इस दौरान भारत के कई सैनिक गलवान नदी में गिर गए और इनमें से 20 जवानों को चोट और ठंड की वजह से मृत्यु हो गई। वहां पर जो टेम्परेचर है वो 0 से भी नीचे है, और हालात जो हैं बड़े वहां पर हमेशा बहुत मुश्किल रहते हैं। टेरेन ऐसा है कि वहां पर चलना भी मुश्किल होता है। हालांकि चीन को भी इस दौरान काफी नुकसान हुआ है, और उसके कम से कम 35 से 43 सैनिक मारे जाने की खबर इस समय मिल रही है। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि चीन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि भारत की फौज ने उनके 35 से 45 जवानों को मार डाला है, क्योंकि चीन के लिए यह बहुत ही एक तरीके से शर्म की बात है। और जो चीन का जो मीडिया है, अगर मैं चीन के मीडिया के अखबारों की अगर हमने आज स्टडी किया कि चीन के अखबारों में क्या छपा है, तो चीन के अखबारों में कहीं पर भी इस खबर को प्रमुखता से नहीं छापा गया है। अगर आपने नोट किया हो, हमारे देश में आप न्यूज चैनल्स ले लीजिए, चाहे देश का कोई भी अखबार ले लीजिए, पहले पन्ने पर सबसे बड़ी खबर यही है। लेकिन चीन में छपने वाले तमाम अखबार या चैनल्स ऐसे हैं जो इस खबर का संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं, और चीन के बड़े बड़े अखबारों में या तो इस बारे में कोई खबर छपी ही नहीं है, या कोई बहुत ही छोटी सी मामूली सी खबर छपी है, और उसमें भी उन्होंने अपने जवानों के मारे जाने के बारे में कोई खबर नहीं छापी है। यह फर्क है भारत में और चीन के मीडिया में। गलवान घाटी में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत के बाद भारत और चीन के रिश्ते अब सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। चीन भारत का वो पड़ोसी देश है जिसे भारत ने हाल ही के वर्षों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब 18 बार आपस में अलग अलग जगहों पर मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने अब तक के कार्यकाल में 5 बार चीन की यात्रा कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी पिछले 70 वर्षों में इतनी बार चीन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी
कई बार चीन जा चुके हैं, जबकि शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति के तौर पर 2 बार भारत आ चुके हैं। इस दौरान भारत ने शी जिनपिंग का पूरा आदर सत्कार किया, उन्हें भारत की संस्कृति के दर्शन करवाए और यह एहसास दिलाया कि 21वीं सदी में भारत और चीन के पास मित्रता के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इसी दोस्ती पर दोनों देशों का भविष्य टिका हुआ है। बात तब यह होती थी कि भारत और चीन अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं, लेकिन चीन को शायद ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन जब जब भारत ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तब चीन ने हमेशा धोखा ही दिया है। हमारे यहां अक्सर कहा जाता है कि अगर आप एक बार किसी का नमक खा लें तो आप जीवन भर उसे धोखा नहीं देते, लेकिन चीन बार बार भारत को घायल करके भारत के जख्मों पर नमक छिड़कता है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है, इसे समझने के लिए आज आपको शी जिनपिंग की मंशा को समझना होगा। शी जिनपिंग की मंशा चीन के बाद अब दुनिया का सुप्रीम लीडर बनने की है। उनकी जो अंदर की इच्छा है वो ये है कि चीन के सुप्रीम लीडर तो वो बन गए, अब वो दुनिया के सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं और ये जो उनकी इच्छा है, इस इच्छा ने उन्हें अंधा बना दिया है। इसी वजह से बार बार वो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भारत को धोखा देते हैं। इसके लिए शी जिनपिंग क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी का सहारा ले रहे हैं। फिर से आप सुन लीजिए, क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी। क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी यानी धीरे धीरे आगे बढ़ने की नीति। इस पॉलिसी के तहत चीन एक एक इंच करके किसी देश की जमीन पर कब्जा करता है और बॉर्डर से जुड़े पिछले समझौतों से लगातार पीछे हटता चला जाता है। चीन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया है जो इसी क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत अपना विस्तार करना चाहता है। अगर अभी कोई देश चीन की इस हरकत पर आपत्ति जताता भी है तो चीन 3 कदम आगे बढ़ाकर 2 कदम पीछे चला जाता है और इसका नतीजा यह होता है कि पीछे हटने के बाद भी 1 कदम जमीन चीन के नियंत्रण में आ ही जाती है। यानी 3 कदम आगे बढ़ो, फिर 2 कदम पीछे आ जाओ और 1 कदम ले लो। गलवान घाटी पर चीन का दावा इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहां ये सियाचिन ग्लेशियर बहुत दूर नहीं है और वो सक्षम घाटी के भी बहुत करीब है, जिसे 1962 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। भारत सियाचिन से पाकिस्तान और चीन दोनों पर एक साथ नजर रखता है। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी सेक्टर भी इसी से लगा हुआ है। आपको बता दें कि दौलत बेग ओल्डी में दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद हवाई पट्टी है। अगस्त 2013 में भारतीय वायुसेना ने यहां अपना सबसे बड़ा C-130J सुपर हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतारा था। इस लिहाज से गलवान घाटी चीन की सीमा पर भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी अगर चीन पीछे नहीं हटता है तो भारत के 2 दुश्मन एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ जाएंगे और तब भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दोनों फ्रंट भारत के खुल जाएंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन के पास अभी जो जमीन है उसमें से करीब 60% जमीन कभी उसकी थी ही नहीं। चीन ने मंगोलिया, तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान और इनर मंचूरिया जैसे इलाकों पर कब्जा करके अपना इतना विस्तार आज किया है। 1962 के युद्ध के बाद चीन के कब्जे में भारत के कुछ इलाके भी आ गए थे और बाद में पाकिस्तान ने भी अपने कुछ इलाकों को चीन को ही सौंप दिया। ये जो आप देख रहे हैं चीन का नक्शा, देखिए ये वो इलाके हैं जो एक जमाने में चीन के नहीं हुआ करते थे। इस नक्शे को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे और धीरे धीरे चीन ने इन तमाम इलाकों को, अलग अलग देशों के इलाकों को अपने अंदर ले लिया। ये सारा इलाका हड़प लिया। हैरानी इस बात की है कि टुकड़े टुकड़े करके जमीन इकट्ठी करने वाला चीन आज 1 चाइना पॉलिसी की बात करता है और इसी पॉलिसी के तहत वो तिब्बत से लेकर ताइवान और हांगकांग पर अपना दावा ठोकता है। यह विश्लेषण हमने असम राइफल्स के पूर्व डायरेक्टर जनरल रामेश्वर राय से बातचीत के आधार पर आज तैयार किया है, इसलिए उनका शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं। इस काम में, इस रिसर्च में उन्होंने हमारी काफी मदद की है। लेकिन शी जिनपिंग के कार्यकाल में यह 1 चाइना पॉलिसी 1 कदम आगे बढ़ चुकी है और अब चीन अपनी सेना और पैसों के दम पर उन देशों को भी अपना हिस्सा बनाना चाहता है जो अब तक चीन के चंगुल से आजाद हैं। अपनी इसी रणनीति के तहत चीन भारत के साथ उलझने का दुस्साहस कर रहा है और चीन दुनिया को यह बताना चाहता है कि जब वो भारत जैसे विशाल देश को डरा सकता है तो छोटे छोटे देश उसका क्या बिगाड़ लेंगे।
चीन के राष्ट्रपति खुद को दुनिया का सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं और इसलिए चीन उनके नेतृत्व में भारत समेत कई देशों से आजकल उलझ रहा है और इन देशों में सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। अगर ये सारे देश इकट्ठे नहीं हुए, पूरी दुनिया अगर इकट्ठी नहीं हुई इस समय चीन के खिलाफ, तो बहुत देर हो जाएगी। चीन को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसकी वन चाइना पॉलिसी को खारिज कर दिया जाए, इसे फ्लॉप किया जाए और जो इलाके चीन से अलग होना चाहते हैं उन्हें कूटनीतिक समर्थन देकर चीन को मुश्किल में डाला जाए और चीन को दुनिया में अलग थलग कर दिया जाए, क्योंकि अगर दुनिया के देश ऐसा नहीं करेंगे तो चीन अमेरिका की गर्दन तक भी पहुंच जाएगा एक दिन और वो किसी देश को हथियारों तो किसी देश को पैसों के दम पर, और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो अपने इस वुहान वायरस के दम पर झुकाने की कोशिश करेगा। उसके पास तीन ही रास्ते हैं। कुछ देशों पर वो दबाव बनाता है अपनी सेना के जरिए। जो बहुत कमजोर देश हैं उन्हें पैसा देता है लोन देकर और उनसे कहता है कि मुझसे लोन लीजिए, और उन देशों पर इतना पैसा इन्वेस्ट करता है कि इनडायरेक्टली वो उन देशों पर अपना कब्जा जमा लेता है। और तीसरा जो उसका तरीका है वो आपने अभी देख ही लिया। तीसरा तरीका पूरी दुनिया देख रही है, वुहान वायरस। तो अगर कोई सेना हथियारों से ना माने, पैसों से भी ना माने, तो फिर वायरस के जरिए उस देश को बर्बाद कर दिया जाएगा। शी जिनपिंग चीन के नेता हैं, लेकिन वो खुद को किसी चक्रवर्ती सम्राट से कम नहीं समझते। आज के जमाने में वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि दुनिया भर की आने वाली पीढ़ियां उन्हीं के शासन में अपना जीवन बिताएं। इसलिए आज हमने शी जिनपिंग के व्यक्तित्व को डिकोड करने की कोशिश की है। शी जिनपिंग का इतिहास रईसों वाला भी है और वो चीन में गरीब लोगों के बीच एक पोस्टर बॉय वाली छवि भी रखते हैं। बचपन से ही उन्होंने सत्ता की ताकत को बहुत करीब से देखा था, क्योंकि उनके पिता चीन के एक बड़े कम्युनिस्ट नेता थे और वो सरकार में बड़े ऊंचे पदों पर रहे हैं। यानी उनका जो बचपन है वो तो एक राजकुमार की तरह बीता, लेकिन अचानक समय बदल गया और शी जिनपिंग के पिता कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत कमजोर पड़ गए और उसके बाद अलग थलग पड़ गए। उनका पतन शुरू हो गया, राजनीतिक पतन। इसके बाद इसका खामियाजा शी जिनपिंग को भी उठाना पड़ा। जब वो स्कूल जाते थे तो उनके साथ के बच्चे उन्हें चिढ़ाया करते थे उनके पिता की वजह से। इसके बाद चीन में एक सांस्कृतिक क्रांति हुई और बड़े नाजों से पले हुए, इतने अमीर परिवेश में पले बड़े हुए शी जिनपिंग को एक गांव में खेती करने के लिए भेज दिया गया। इस दौरान शी जिनपिंग को उपहास और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके साथ खेती करने वाले किसान उन्हें औसत दर्जे का और कमजोर मानते थे, लेकिन आगे चलकर शी जिनपिंग ने किसानों के इसी अनुभव का इस्तेमाल मार्केटिंग और एक औजार के तौर पर किया और वो आज खुद को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताते हैं। लेकिन शी जिनपिंग के लिए राजनीतिक यात्रा इतनी आसान नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने की उनकी कई अर्जियां खारिज कर दी गई, यानी उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप तक नहीं दी गई। उन्हें सिस्टम की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे करके संघर्ष करके एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए फिर उनकी एंट्री कम्युनिस्ट पार्टी में हुई। फिर धीरे धीरे वो और बड़े पदों तक पहुंचते चले गए और एक दिन राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए। इसलिए शी जिनपिंग आज अपनी सत्ता को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते और वो खुद जीवन भर चीन का सुप्रीम लीडर बने रहना चाहते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने अपने दम पर अर्जित किया है। इसके लिए उन्होंने घरेलू मोर्चे पर बहुत सारी चीजें की। उन्होंने खुद को पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए का कमांडर इन चीफ के तौर पर अपने आप को नियुक्त कर दिया। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग मजे की बात यह है कि उन्हें सेना का कोई अनुभव नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने आप को पीएलए का कमांडर इन चीफ बना लिया। वो एक जमाने में चीन के पूर्व रक्षा मंत्री के पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे और शायद इसी वजह से उन्हें अपने बारे में ऐसा लगता है कि रक्षा मंत्री के पर्सनल असिस्टेंट होने की वजह से, उनका पीए होने की वजह से उन्हें रक्षा मामलों की बड़ी जानकारी है और वो बहुत बड़े सैन्य रणनीतिकार हैं, क्योंकि वो चीन के रक्षा मंत्री के पीए रहे थे एक जमाने में। इसीलिए जब भी किसी दूसरे देश से उनकी सेना का टकराव होता है तो वो पीएलए के खुद इंचार्ज बन जाते हैं। पीएलए का चार्ज पूरी तरह संभाल लेते हैं और सारे ऑपरेशंस पर खुद नजर रखते हैं। यानी उन्होंने जो पूरा अपना सिस्टम बनाया है वो ये है कि वो डे टू डे जो अफेयर्स हैं
उसमें भी दखल अंदाजी करते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति बने रहने की सीमा को भी समाप्त कर दिया है और अब वो आजीवन राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने सारे विरोधियों को भी किनारे कर दिया है और बहुत सारे ऐसे विरोधियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में डाल दिया है। और आज चीन की सेना, वहां की मीडिया और वहां के उद्योग जगत का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है शी जिनपिंग को हर हाल में खुश रखना, क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और उन्हें चुनौती देने की ताकत किसी के पास नहीं। ये सब लोग अब की जनता की नहीं बल्कि सिर्फ शी जिनपिंग की सेवा की बात करते हैं। वो सिर्फ एक व्यक्ति की सेवा करते हैं और घर के अंदर इतना शक्तिशाली हो जाने की वजह से ही शी जिनपिंग अब पूरी दुनिया का सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं। इससे पहले चीन के ज्यादातर नेता दुनिया के सामने शांत बने रहते थे और कभी खुलकर उस तरह के दावे नहीं करते थे जैसे दावे बेशर्मी के साथ शी जिनपिंग करते हैं। शी जिनपिंग अपने देश के लोगों को यह यकीन दिला रहे हैं कि इतिहास में चीन से जो सम्मान छीना गया है वो उसे जबरदस्ती वापस लाएंगे और उसके लिए वो चीन के लोगों के मन में एक नकारात्मक राष्ट्रवाद भर रहे हैं, नेगेटिव नेशनलिज्म। वो अपने पड़ोसी देशों के साथ पुराने मुद्दों पर उलझ रहे हैं और अपनी सेना के दम पर अपनी विदेश नीति तैयार करते हैं। ये एक ऐसा देश है जो अपनी विदेश नीति के लिए भी अपनी सेना का इस्तेमाल करता है। चीन की सेना उन्हीं के इशारों पर भारत को उकसा रही है और इसके जरिए वो न सिर्फ छोटे देशों पर दबाव डालना चाहते हैं बल्कि उन बड़ी कंपनियों को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं जो कोरोना वायरस के बाद चीन छोड़कर भारत आना चाहती थी। यानी शी जिनपिंग गलवान के रास्ते खुद को पूरी दुनिया में एक बलवान नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन भारत उनकी इस मंशा को सफल होने नहीं देगा, क्योंकि शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को स्टडी कर लिया होगा लेकिन भारत को वो ठीक से समझ नहीं पाए। हमने आज हिंदी चीनी बाय बाय के नाम से आपके साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की है और सोशल मीडिया पर आप सब की वजह से इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि इतनी सी देर में ही ट्विटर पर आप सबका हैशटैग कुछ ही मिनटों में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और यह हैशटैग है हिंदी चीनी बाय बाय। और जो रिस्पांस इस समय हमें मिल रहा है उससे ऐसा लगता है कि भारत की जनता, भारत के लोग भारत की सेना के साथ अब चीन के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और भारत की जनता को जो भी विकल्प दिए जाएंगे, जो रोल वो निभा सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, हमारे देश का एक एक नागरिक अपना रोल इस लड़ाई में जरूर निभाएगा। अब सवाल यह है कि अगर शी जिनपिंग ने दुनिया का सुप्रीम लीडर बनने का फैसला कर ही लिया है तो क्या भारत उन्हें रोक सकता है? क्या भारत के 137 करोड़ लोग उन्हें रोक सकते हैं? इसके 4 विकल्प हैं। पहला यह कि भारत चीन के साथ एक छोटा लेकिन निर्णायक युद्ध लड़े। इस समय भारत क्या कर सकता है? क्योंकि हमारे 20 लोग मारे गए हैं, हम चुप नहीं बैठ सकते, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। इसलिए एक विकल्प यह है एक छोटा युद्ध लड़ा जाए, ठीक वैसे ही जैसे भारत ने कारगिल का युद्ध लड़ा था और पाकिस्तान की सेना को पीछे छोड़कर अपना इलाका खाली कराया था। यह काम हम चीन के साथ भी कर सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि भारत भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी दूसरे इलाके में चीन के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दे। जैसे चीन के सैनिक गलवान घाटी तक घुस आए, वैसे ही भारत भी किसी दूसरे इलाके पर कब्जा कर सकता है जिस पर चीन अपना दावा करता हो। इससे चीन को बिना किसी शर्त के बातचीत की टेबल पर आने के लिए हम मजबूर कर देंगे, बार्गेनिंग करेंगे और कहेंगे कि तुम ये इलाका छोड़ो और इसके बदले में हम दूसरा इलाका जो हमने कब्जा कर लिया है हम उसे छोड़ेंगे। तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि भारत चीन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की शुरुआत करे। इसमें दुनिया के तमाम शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों को शामिल किया जाए और चीन को पूरी दुनिया में अलग थलग करके उसे झुकने पर मजबूर कर दिया जाए। अमेरिका पहले ही इकोनॉमिक सैंक्शंस चीन के ऊपर लगा चुका है जिससे चीन की हालत बहुत खराब हो जाएगी और वायरस की वजह से जो कुछ हुआ है उससे भी चीन पहले ही आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुआ है। ऐसा हो जाने के बाद अगर चीन भारत के साथ युद्ध की शुरुआत करता भी है तो उस पर कूटनीतिक दबाव भी होगा और भारत को अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों से युद्ध के दौरान भी जरूरी मदद मिल जाएगी। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प यह है कि जब तक चीन एलएसी का मुद्दा पूरी तरह सुलझाने पर राजी ना हो उसके साथ किसी दूसरे मुद्दे पर कोई बातचीत न की जाए। यानी चीन को आधिकारिक तौर पर एलएसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर मानने पर मजबूर किया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इस देश के तमाम जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके सामने रखना चाहते हैं और भारत सरकार के सामने भी रखना चाहते हैं। ये
असल में चीन ने जाने अनजाने में भारत को एक बहुत बड़ा अवसर दे दिया है चीन पर यह दबाव डालने का कि अब LAC सुनिश्चित की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस समय यह है भारत और चीन के बीच में कि LAC पर पूरा कंफ्यूजन है। ना चीन को पता है ना भारत को पता है कि LAC के इस दौर में कौन सी जमीन हमारी है और कौन सी जमीन चीन की है। और चीन ने बहुत स्मार्टली इस मुद्दे को कभी भी सॉल्व होने नहीं दिया। दरअसल भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और चीन जानबूझकर इस सीमा को विवादित बनाकर रखना चाहता है। जब तक भारत चीन के साथ LAC पर मजबूती से बात नहीं करेगा, तब तक चीन इस सीमा के पास अलग अलग इलाकों पर ऐसे ही अपना दावा करता रहेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करता रहेगा। इसलिए भारत के लिए अब यह बहुत जरूरी है कि जब भी कोई बातचीत हो, सबसे पहले यह बातचीत चीन के साथ होनी चाहिए कि अब LAC का निर्धारण जरूरी हो गया है। अब LAC को निर्धारित किया जाए और एक एक इलाके को चिन्हित करके, मार्क करके यह बताया जाए कौन सा इलाका भारत का है और कौन सा इलाका चीन का है, क्योंकि इसके बाद एक आपके पास आधिकारिक तौर पर दस्तावेज होना चाहिए, एक आधिकारिक नक्शा होना चाहिए जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हो, जो चीन ने इतने वर्षों तक, दशकों तक कभी होने नहीं दिया। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए सबसे पहली शर्त यही रखता है कि कश्मीर पर सबसे पहले तय होना चाहिए कि क्या करना है। पाकिस्तान कश्मीर को पहले छोड़े, कश्मीर पर अपने दावे को सबसे पहले छोड़े, क्योंकि कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। उसी तरह भारत को अब चीन के सामने भी सबसे पहली शर्त यह रखनी होगी कि जब तक चीन LAC विवाद का हल नहीं करता, तब तक चीन से किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। LAC चीन की दुखती रग है और अगर भारत LAC को सेटल करने के लिए चीन पर दबाव डाल देता है तो चीन के लिए यह सबसे बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक द्वंद्व बन जाएगा और इसी का फायदा उठाकर भारत चीन का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सकता है। क्योंकि जो पूरी कंफ्यूजन है, आज हमारी सेना को भी यह पता नहीं है कि वो किस इलाके की रक्षा करे और किस इलाके को चीन के लिए छोड़ दे, क्योंकि कुछ भी चिन्हित नहीं है। वहां अगर आप जाएंगे जमीन पर तो आपको पता चलेगा किलोमीटरों का इलाका ऐसा है जिसके बारे में ना चीन को कुछ पता है ना भारत को कुछ पता है और इसके बारे में टोटल कंफ्यूजन है। इसलिए भारत को अब सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि चीन पर इतना दबाव डाले कि LAC सेटल हो जाए हमेशा के लिए। और यह कहते हुए हमारा यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी जो आज की जमीन चीन ने हथिया ली है उसे हम जाने देंगे या छोड़ देंगे। यह हमारा अर्थ बिल्कुल नहीं है। जमीन हम अपनी वापस लेकर रहेंगे और जो हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं उनका बदला भी हम लेकर रहेंगे और चीन के साथ अब LAC पर भी बैठकर एक अंतिम फैसला हम लेंगे। यह भारत की रणनीति होनी चाहिए हमारे हिसाब से। आज चीन के खिलाफ देशों में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। हमारे देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं और चीन में बने सामान के खिलाफ लोगों का आक्रोश दिखाई दिया। लोग अब कह रहे हैं कि चीन के लिए भारत का बाजार बंद होना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि चीन की कंपनियों को भारत में मिले सभी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए जाने चाहिए और भविष्य में भी चीन की कंपनियों को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि चीन की कंपनियां इसका आर्थिक फायदा उठा रही हैं। क्योंकि जब सीमा पर चीन हमारे देश को, हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, तब उसकी कंपनियों को भारत में काम दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, उसकी कंपनियां भारत में पैसा कमा रही हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए टनल बनाने के लिए करीब 1150 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट चीन की एक कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को दे दिया गया है। इस चाइनीज कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई थी और कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया, जबकि भारत की कंपनियां इससे जरा सा पीछे रह गईं। इसी तरह से महाराष्ट्र में चीन की 3 कंपनियां करीब 5000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। ये चीन की इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जिनके साथ महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिन पहले ही समझौता किया है। ये कंपनियां पुणे में अपनी फैक्ट्रियां भी लगाएंगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब भारत सरकार चीन की कंपनियों को दिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा कर सकती है और चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि अगर चीन दुश्मन के तौर पर खुलकर सामने आ गया है तो फिर उसके साथ किसी भी तरह के संबंध बढ़ाने और व्यापार करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जब भी चीन के साथ विवाद होता है तो भारत में मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के खिलाफ अक्सर ऐसा ही गुस्सा दिखता है, लोग प्रदर्शन करते हैं। इस बार भी यही हो रहा है, लेकिन फिर यह भी कहा जाता है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करना इतना आसान नहीं है।
इससे ऐसा लगता है कि हम चीन के सामान के बगैर रह नहीं सकते। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर चीन का ऐसा कौन सा सामान है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। आज हमारा भी आपके लिए यही सवाल है। आप आज एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में यह डालिए कि ऐसा कौन सा सामान है चीन का बना हुआ, ऐसी कौन सी ऐप है जिसके बिना आपका जीवन रुक जाएगा। चीन में बना कोई मोबाइल फोन हो या आपके मोबाइल फोन की कोई चाइनीज ऐप हो, चीन में बना हुआ कोई सस्ता टीवी टेलीविजन सेट हो, चीन में बनी हुई कोई सस्ती एसयूवी हो, या फिर दिवाली में घर सजाने के लिए दिवाली पर लगाई जाने वाली चाइनीज लाइट्स हो। आप एक बार सोच कर देखिए, इनमें से चीन का ऐसा कौन सा सामान है जिसके बिना आपकी जिंदगी बिल्कुल रुक जाएगी, जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। और अगर हम ऐसा करते हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनने का एक और शानदार मौका मिलेगा। अगर हम इन चाइनीज वस्तुओं की जगह पर किसी भारतीय या फिर किसी दूसरे विदेशी सामान का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई कहने का वक्त अब जा चुका है। अब हिंदी चीनी बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। इसलिए आज आपसे हम कह रहे हैं, बैठिए, अपने परिवार से बात कीजिए और एक लिस्ट बनाइए कि क्या आप चीन के सामान के बिना रह सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग जातियों में जो आपके अपने अलग अलग तौर तरीके हैं उनको मानते हैं, अपने संस्कारों को आप मानते हैं। यहां हम 5 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम ऐसे ही संस्कारों की बात करेंगे। हम जैन धर्म के उदाहरण से यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं जिसमें चीन के लिए कोई जगह ना हो। साथ ही हम आपको उन शहीदों के घर लेकर जाएंगे जिन्होंने गलवान घाटी में चीन से लड़ते हुए अपने प्राण आप सब के लिए न्योछावर कर दिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.